बूढ़ी विधवा माँ का इंसाफ। तंग आ गई हूं मैं इस बुढ़िया से। मन करता है इसका गला ही दबा दूं। जब देखो बुढ़िया बस बड़बड़ करती रहती है। हर काम को नाम रखती है। ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। परेशान करके रख दिया है। कमरे का सामान इधर से उधर पटकते हुए सविता जी की बहू चिल्लाती रहती है। तो सविता जी का बेटा विक्की उसे पकड़कर अपने पास बैठाता है और उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, इतना गुस्सा ना किया करो मेरी रूप की रानी। गोरा रंग काला पड़ता जा रहा है। ठंडे दिमाग से काम लिया करो माई अंचल। मुझे नहीं देखा तुमने कितना ठंडा रहता हूँ। अरे यही तो ट्रिक है माँ को कब्जे में करने की। कहकर तो इंसान बुरा हो जाता है। अरे कहो कुछ नहीं, बस चुप रहकर वार करते रहो। यही तो आज के दौर का सबसे बड़ा हथियार है। मैं तो बचपन से यही चाल चलता आ रहा हूँ और तुम्हें भी यही सीख देता हूँ। सुनो माँ की, करो अपने मन की। हाँ जी, कह तो आप ठीक ही रहे हैं। आप तो हमेशा ठंडे रहते हैं। वो नक्कू भी आपके आगे पीछे लगा रहता है और माँ भी आपको देख देख कर जीती है। ठीक है जी, आज से मैं भी यही ट्रिक अपनाऊंगी। आप देखना तुम कैसे कब्जे में लेती हूँ। विक्की की पत्नी अपने गालों पर उंगली रखते हुए चालाकी से कहती है और फिर दोनों हंसते हैं और हाथ मिलाते हैं। विक्की अपनी पत्नी को माँ के साथ मीठा बनकर अपने काम निकलवाने का ज्ञान देता है तो अर्चना के दिमाग में ये ज्ञान फिट हो जाता है। फिर अगले दिन से अर्चना माँ के साथ चापलूसी करना शुरू कर देती है। अरे अरे माँ जी, मेरे होते हुए आप कपड़े क्यों तय कर रही है? मैं हूं ना, चलिए आप लेट जाइए थोड़ी देर। पूरा दिन काम लेती रहती है इन बूढ़ी हड्डियों से। इन्हें थोड़ी देर आराम भी दे दिया करो माँ जी। ठीक है बहू, तू कहती हो तो मैं लेट जाती हूँ। मैं तो धन्य हो गई तेरी जैसी बहू पाकर। भगवान तेरा भला करे। ये कहते हुए सविता जी लेट जाती हैं तो एक तरफ मुंह करके अर्चना अपनी सास की तरफ मुंह चिढ़ाती है और कपड़े छोड़ कहती है, लाइए माँ जी, आपके थोड़े पैर दबा देती हूँ। थोड़ा आराम सा आ जाएगा आपको। नहीं बहू, रहने दे, तू कपड़े तय कर ले। अरे नहीं माँ जी, आप बस चुप करके लेट जाइए। आंखें बंद कर लीजिए अपनी। सविता जी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं तो उनके गले की तरफ इशारा करते हुए कहती है, गला दबा दो बुढ़िया का। सविता जी आंखें खोलती हैं तो पैर दबाने लग जाती है और दो चार मुट्ठी सी भरकर कहती है, ओह माँ जी, मुझे याद आया, मैंने गैस पर शायद दूध रखा था, देख कर आती हूँ। और इतना कहकर अपने कमरे में भाग जाती है। अर्चना माँ से मीठी बनकर अपना काम निकलवाने शुरू कर देती है। सविता देवी जी काम बहुत साफ सफाई से करती थी, लेकिन अर्चना वही काम बहुत ज्यादा गंदगी से करती थी। इसलिए उसे कभी कभी सफाई से काम करने के लिए सविता देवी जी टोक दिया करती थी। तो अर्चना को उनका कहना बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब उसने अपना तरीका बदल लिया था। अब वह खुद काम करने के बजाय मीठी बनकर ज्यादा काम सविता देवी जैसे ही करा लिया करती थी। जब अर्चना ने ज्यादा ही चालाकियों पर कदम रख लिया तो सविता देवी जी धीरे धीरे बहू की ये सारी चालाकियां समझने लगी थी। सविता देवी जी के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम विक्की और छोटे बेटे का नाम नक्कू है। विक्की जरूरत से ज्यादा चालाक लड़का है तो नक्कू अपने भाई के बिल्कुल विपरीत है। वह एक सीधा साधा लड़का है। उसमें छल कपट धोखा झूठ जैसी कोई भी बात नहीं है। विक्की हर चीज में नक्कू से आगे रहता है और अपनी चालाकियों से अपनी माँ और भाई के साथ मीठा बनकर बचपन से ही अपने ऊपर ही ज्यादा खर्च कराता था। घर में कोई भी चीज आती है तो विक्की उसे हथिया लेता है और जो बचती है वे नक्कू के हिस्से में आती है। बचपन से ही माँ जो कपड़े उन दोनों के लिए लेकर आती तो विक्की पहले पसंद करता और जो उसे पसंद नहीं आते वो नक्कू को दे देता। विक्की हमेशा हर चीज पर हाथ साफ कर देता है और माँ चुपचाप ये सब कुछ देखती रहती है। और अब उन्हें नक्कू की बहुत ज्यादा चिंता सताने लगी थी। सविता देवी जी के पति के देहांत को काफी अरसा हो गया था। दोनों बच्चों को उन्होंने मेहनत मजदूरी करके पाला था। विक्की पढ़ाई में अच्छा था। दोनों बच्चों में से सविता देवी जी एक ही बच्चे की पढ़ाई आगे करा सकती थी, तो नक्कू ने अपने भाई के लिए 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और जनरेटर ठीक करने का काम सीख लिया। नक्कू जो भी कमाता था वो माँ के हाथ पर लाकर रख देता था। अगर उसे कभी थोड़े बहुत पैसे चाहिए होते थे तो वो भी माँ से ही लेता था। कभी अपनी कमाई में से कुछ नहीं रखता था।
नक्कू की कमाई और सविता जी जो थोड़ा बहुत आस पड़ोस में से सिलाई करके कमा लेती थी, उसी से घर चलता था। विक्की पढ़ाई करता रहा और सविता देवी जी और नक्कू उसका खर्चा उठाते रहे। फिर एक दिन ऐसा आया कि विक्की की पढ़ाई खत्म हो गई और उसकी नौकरी लग गई। नौकरी के बाद भी विक्की ने घर पे 1 रुपया भी नहीं दिया। अपनी कमाई अपने ही हाथ में रखता था और माँ को कुछ भी नहीं देता था। माँ भी विक्की को कुछ नहीं कहती थी और नक्कू तो था ही छोटा, तो क्या ही कहता। वैसे भी नक्कू को इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं था। वह तो बस कमाकर माँ के हाथ पर लाकर रख देता था। फिर माँ उन पैसों का चाहे कुछ भी करे। नौकरी लगने के 1 साल बाद विक्की आकर कहने लगा कि मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ सविता देवी क्या कहती, चुपचाप हामी भर दी और विक्की की शादी कर दी। अपनी शादी में भी विक्की ने थोड़ा बहुत ही खर्च किया। सारा खर्चा नक्कू और सविता देवी जी ने ही किया। विक्की की पत्नी अर्चना भी बिल्कुल अपने पति के जैसी ही थी। जितना चालाक पति था, उतनी ही चालाक अर्चना थी। शादी के बाद भी विक्की घर में कोई खर्च नहीं देता था। सारा खर्च नक्कू के पैसे पर ही चलता था, क्योंकि सविता देवी जी ने अब आस पड़ोस का सिलाई का काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें अब बहुत कम दिखाई देने लगा था। एक दिन सविता देवी जी अपने कमरे में अपनी चारपाई पर अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी और अपनी किस्मत पर अफसोस कर रही थी। हे भगवान, क्या फूटी किस्मत है मेरी। मेरे 2 ही बेटे हैं। बड़ा बेटा जरूरत से ज्यादा चालाक है और छोटा बेटा जरूरत से ज्यादा सीधा है। इन दोनों भाइयों का आपस में कैसे गुजारा होगा। बड़ा तो हर जगह छोटे भाई का हक मार लेता है। मेरे छोटे बेटे का भविष्य क्या होगा, क्योंकि विक्की ने तो अपना भविष्य बना लिया है। विक्की तो सारे खर्चे छोटे भाई से ही करा रहा है, घर में कुछ भी नहीं देता। बचपन से ही उसका हक मारता आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो नक्कू का क्या होगा। तभी सविता देवी जी का छोटा बेटा नक्कू वहां आ जाता है और कहता है, माँ क्या सोच रही हो, चलो जल्दी से मुझे खाना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और आकर माँ की गोद में सर रख लेता है। माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है, ठीक है बेटा, अभी देती हूँ, तू हाथ मुंह धो ले, मैं अभी लेकर आई। तभी अर्चना वहां आ जाती है और कहती है, माँ जी आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ खाना देवर जी के लिए। ठीक है बहू, तुम लाकर दे दो खाना। सविता देवी जी बहू को जवाब देती है। बहू खाना लेने के लिए चली जाती है और नक्कू हाथ मुंह धोने लगता है और हाथ मुंह धोकर खाना खा लेता है। एक दिन नक्कू बहुत ज्यादा परेशान था। उसका बहुत दिनों से पतंग उड़ाने का दिल कर रहा था, लेकिन पूरा दिन वह काम पर रहता था। रात को घर आता था तो रात को पतंग कैसे उड़ाए। नक्कू मन ही मन ये दृढ़ निश्चय करके कि कल सुबह को 5 बजे उठकर पतंग जरूर उड़ाऊंगा करके सो जाता है। अगले दिन सुबह को वह 5 बजे उठता है और उठते ही अपनी पतंग लेकर छत की ओर भागता है और पतंग उड़ाना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर बराबर की छत पर कपड़े धो रही कम्मो पर पड़ती है। वह कम्मो को देखता रह जाता है कि ये कब इतनी बड़ी हो गई। अभी तो कुछ साल पहले तक तो इसकी नाक बहती रहती थी और मैले कपड़ों में गली में घूमती रहती थी, और आज देखो कितनी बड़ी हो गई और कितनी सुंदर लग रही है। तभी नक्कू के मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना शादी कम्मो से ही कर ली जाए। और यह ख्याल आते ही वह अपनी पतंग को पानी की टंकी से बांध देता है और छत पर एक तरफ बैठ जाता है और बैठकर सोचने लगता है, यार नक्कू, पहले हिसाब लगा ले कि कम्मो से शादी करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। अगर फायदे ज्यादा हुए और नुकसान कम हुए तो शादी करने में कोई हर्ज नहीं। नक्कू सोचने लगा कि अगर मैं कम्मो से शादी करता हूँ तो बारात ले जाने का खर्चा बच जाएगा। बारात एक घर से निकलकर दूसरे घर में घुस जाएगी। ससुराल जाने के चक्कर में जो पैसा खर्च होता है वो भी बच जाएगा। बीवी के मायके आने जाने के चक्कर में जो समय और पैसा खर्च होगा वो भी बच जाएगा। यार फायदे तो बहुत सारे हैं, अब नुकसान भी देख लेता हूँ। पास में लड़की की ससुराल होगी तो लड़की के घर वाले भी खूब आया करेंगे, तो उसका एक ही इलाज है, घर के बाहर बोर्ड लगवा दूंगा कि ससुराल वालों का बार बार घर में आना मना है। कुल मिलाकर ज्यादा फायदे हैं, नुकसान कम है, तो कम्मों से शादी की जा सकती है। ये सोचकर नक्कू दीवार पर खड़ा होता है और कम्मो को कहता है कि कम्मो इधर आइयो।
कम्मो नक्कू को घूर कर देखती है और कहती है, क्या है बे, क्यों बुला रहा है मुझे? नक्कू कहता है, अरे सुन तो सही, इधर तो आ। कम्मो पास आकर कहती है कि बोल क्या के बे? नक्कू कहता है, कम्मो मेरे से ब्याह कर ले। कम्मो नक्कू को ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है कि तू होश में भी है, क्या बोल रहा? हाँ कम्मो, देख मेरी बात सुन। मेरे जैसा हैंडसम, लंबा, खूबसूरत, तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा गबरू जवान लोडा तुझे कहीं नहीं मिलेगा। कम्मो कहती है कि कितना कमा ले वे है तू? बस मैं इतना कमा लूं कि तेरा बोझ जिंदगी भर उठा लूंगा। कम्मो उसे गौर से देखती है। उसकी टांगे ऐसी थी जैसे पैंट में तो माचिस की तिल्ली घुसा रखी हो। कम्मो सोचती है कि इन माचिस की तिल्लियों से ये मेरा बोझ जिंदगी भर कैसे उठावेगा। कम्मो पूछती है कि तू इन सूखी हुई टांगों से मेरा बोझ उठा लेवेगा? नक्कू कहता है कि एक बार शादी करके देख ले, तुझे खुद पता चल जाएगा कि मैं बोझ उठा सकूं कि नहीं। कम्मो चुपचाप खड़ी रहती है। तो नक्कू कहता है कि कम्मो बाहर निकल कर देख, सारे लौंडे 90% झूठ बोल रहे हैं आजकल। एक मैं ही हूं जो बस 10% झूठ बोलता हूँ। कम्मो पूछती है, वो कैसे? तू 10% कैसे बोल रहे है? नक्कू कहता है कि देख कम्मो, मैंने तुझे अभी कहा है कि मैं हैंडसम, लंबा, खूबसूरत, हट्टा कट्टा गबरू जवान हूँ। तो इसमें से हैंडसम, लंबा, खूबसूरत तो सच है, बाकी हट्टा कट्टा गबरू जवान हूँ ये झूठ है। तो बोलता हूँ ना मैं 90% सच और 10% झूठ। अब कम्मो सोचती है कि बात तो ठीक कह रहा है। कम्मो कहती है, तो चल ठीक है, ऐसी बात है तो मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अपने घर वालों को रिश्ता लेके भेज दियो। और इस तरह नक्कू और कम्मो दोनों सारी बातें तय कर लेते हैं। कम्मो से सारी बातें तय कर लेने के बाद नक्कू भागा भागा नीचे अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ तुम मेरी शादी कम्मो से कर दो। सरिता देवी जी हैरान होकर कहती हैं, कम्मो से? नक्कू माँ से कहता है, हाँ माँ, क्या बुराई है उसमें? देखी भाली लड़की है और पास के पास भी है। मेरा ससुराल में आने जाने का समय भी बच जाया करेगा। सविता देवी जी बहुत गहराई से सोचती हैं कि मेरा बच्चा सीधा साधा है और कम्मो भी सीधी सादी लड़की है। अगर कोई तेज सी लड़की आ गई तो मेरे बेटे का क्या होगा? तो सविता देवी जी भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह देती हैं। अब नक्कू और कम्मो दोनों के ही घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं। और जैसा कि नक्कू ने सोचा था वैसा ही होता है। बारात एक घर से निकलकर दूसरे घर में चली जाती है और नक्कू और कम्मो की शादी हो जाती है। शादी के कुछ महीने तक तो सब कुछ ठीक चलता है। फिर एक दिन नक्कू और कम्मो की लड़ाई हो जाती है और कम्मो छत पर से दीवार फांद कर अपने घर आ जाती है। फिर अगले दिन नक्कू नीचू को जाकर कम्मो का हाथ पकड़कर घर वापस लाता है। बस अब तो आए दिन का यही काम हो गया था। जब भी नक्कू और कम्मो की लड़ाई बजती, कम्मो छत पर जाती और दीवार फांद कर अपने घर आ जाती। नक्कू ने ये हिसाब किताब तो लगाया ही नहीं था और कम्मो से शादी कर ली थी। सविता देवी जी नक्कू और कम्मो दोनों को ही समझाती थी कि बेटा लड़ा नहीं करते, लेकिन छोटी छोटी सी बात पर दोनों लड़ बैठते थे। और कम्मो अपने घर चली जाती तो अगले दिन नक्कू उसे ले आता। फिर दोनों जल्दी ही मान भी जाते थे। कम्मो घर के काम में बहुत माहिर थी। अपनी सास को कोई भी काम नहीं करने देती थी और अपनी सास की बहुत सेवा करती थी। कम्मो के अंदर भी छल, कपट, झूठ नहीं था। वे जैसे बाहर से थी वैसे ही अंदर से भी थी। कम्मो के आने से अर्चना के और भी मजे आ गए थे। अब वे घर का सारा काम कम्मो से ही कराती थी। अब वे घर का कोई भी काम नहीं करती थी और कम्मो खुशी खुशी घर का सारा काम कर देती थी, क्योंकि वे अर्चना की चालाकियों को समझ नहीं पाती थी। लेकिन सविता देवी जी सब देख रही थी कि कैसे अर्चना कम्मो से सारे काम लेती है। उसने कम्मो को अपनी नौकरानी बना लिया था। एक दिन विक्की अपनी माँ से कहता है, माँ इस घर को बेच दो और मुझे मेरा हिस्सा दे दो। जो कि अब सविता देवी जी अच्छे से विक्की और अर्चना के विचारों को समझ चुकी थी। तो विक्की को कहती कि बेटा ये घर तो बहुत पुराना है। इस घर में जो लोग रहते थे उनके कोई भी औलाद नहीं थी, तो उन्होंने मेरे ससुर जी के पिताजी को ये घर दे दिया था। तो इसके कोई भी कागजात नहीं है, इसलिए हम लोग ये घर बेच भी नहीं सकते हैं। इतना पुराना घर खरीदेगा भी कौन? यह सुनते ही विक्की और अर्चना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आंखें फटी रह जाती हैं। उनके अरमान तहस नहस हो जाते हैं। इस घर को लेकर उन्होंने जो सपने देखे थे वो एक झटके में टूट जाते हैं।
घर के लालच में बेटा बहू इतने मीठे बनते थे, वो कुछ भी काम नहीं आया। विक्की को अब अपना स्टेटस बनाना था, समाज में नाम बनाना था। उसे अब अपने स्टेटस के हिसाब से अपना घर बनाना था। उसके लिए उसे रुपयों की जरूरत थी। उसने सोचा था कुछ पैसा इस घर से मिल जाएगा और कुछ मैंने जमा कर रखा है, तो दोनों को मिलाकर एक अच्छा घर बना लूंगा। लेकिन माँ की बात सुनकर दोनों को बड़ा झटका लगता है और अगले दिन दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सविता देवी जी घर बेच देती हैं और दूसरे शहर में घर ले लेती हैं। उस घर की अच्छी खासी कीमत मिलती है, तो घर लेने के बाद जो पैसे बचते हैं उससे छोटे बेटे नक्कू का जनरेटर का कारोबार करा देती है। नक्कू सीधा तो था, परंतु अपने काम में बहुत माहिर था। उसने अपना कारोबार बहुत अच्छे से संभाल लिया था और नक्कू और कम्मो का झगड़ा होना भी अब कम हो गया था। अब कभी झगड़ा होता तो कम्मो छत फांद कर घर ना जा पाती थी। कुछ समय पश्चात जब विक्की और अर्चना अपने घर जाते हैं, तो अपने घर में किसी और का बसेरा देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। उनके तो होश उड़ जाते हैं, सर पकड़कर बैठ जाते हैं। फिर होश आने के बाद दौड़े दौड़े कम्मो के घर जाते हैं। वहां से सारी जानकारी लेकर भाग खड़े होते हैं और शहर में अपनी माँ के घर जा पहुंचते हैं। माँ के घर आते ही सविता देवी जी के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। तब सविता देवी जी विक्की और अर्चना को आड़े हाथ लेती हैं और खूब खरी खोटी सुनाती हैं। आ गई नालायको, अपनी चालाकियों का डेरा लेकर। तूने बचपन से किया है क्या है? बचपन से ही चालाकी चलता आ रहा है, बचपन से ही खेल खेल रहा है। मेरे सीधे साधे बच्चे का हक भी खा गया। उस बच्चे ने तेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसने आज तक कभी कोई शिकायत नहीं की। ऊपर से ये तेरी पत्नी, ये तुझसे भी 4 कदम आगे आई। अपने देवर और देवरानी को भी नौकर बनाकर रखा हुआ था। तुझे हमने इस लायक बना दिया है, तेरा अच्छा भविष्य बना दिया है कि तू अपना सब कुछ कर सकता है। लेकिन नकू का तो तू सब कुछ हजम कर गया और अब मेरे घर पे भी तुम दोनों पति पत्नी की निकाहती। मैं तेरी माँ हूं तो नक्कू की भी माँ हूं। मैं अपने नक्कू के बारे में ना सोचती, कुछ उसके भविष्य के बारे में ना सोचती, सब कुछ तेरे लिए ही करती। मेरे पास सब कागजात थे और घर मेरे नाम था। मेरी मर्जी में किसी दूं किसी नहीं। मेरे नक्कू ने मेरी बहुत सेवा की है, ये सब कुछ उसी का है। तू जा अपने घर। माँ, तुमने ये अच्छा नहीं किया, विक्की अपनी माँ को रोते हुए कहता है। तो सविता देवी जी कहती है कि मैंने अच्छा नहीं किया, जा तू अपनी औलाद के साथ अच्छा कर लिए, जा यहाँ से। और उन्हें अपने घर से जाने के लिए कह देती हैं। विक्की और अर्चना रोते हुए घर से चले जाते हैं। उनका सब कुछ लूट चुका था। ज्यादा चालाकी उन्हें भारी पड़ गई थी। उनके जाने के बाद कम्मो आकर अपनी सास के गले लग जाती है। थोड़ी देर बाद नक्कू भी आ जाता है। कम्मो उसे सारी बात बता देती है। नक्कू अपनी माँ की गोद में सर रख लेता है और कहता है, मेरी माँ कभी गलत नहीं कर सकती। वो जो भी करती है हमेशा अच्छा ही करती है। मेरी माँ इंसाफ पसंद इंसान है। मैं अपनी माँ को नमन करता हूँ। एक माँ के लिए उसकी सभी औलाद बराबर होती हैं। वह अपनी औलाद में कभी फर्क नहीं करती। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा चालाकी इंसान पर भारी पड़ जाती है। परिवार चालाकियों से नहीं, प्यार, विश्वास, मान और सम्मान से चलता है। तो इसलिए घर में कभी भी हमें ज्यादा चालाकी नहीं दिखानी चाहिए। सबके साथ प्यार से रहना चाहिए और कभी भी अपने किसी भाई या बहन का हक नहीं मारना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।